दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, लोकतंत्र में जनादेश की व्याख्या किस तरह से हो सकती है, कितने तरह से हो सकती है, और यदि जनादेश की व्याख्या सत्ता की लोकप्रियता के साथ साथ यदि सिस्टम की लोकप्रियता को जोड़ते हुए भी देखा जाए तो क्या सत्ता ने सिस्टम को हैक कर लिया या सिस्टम कहीं सत्ता के ऊपर हावी हो गया है। ये परिस्थितियां मौजूदा दौर में भारत के संसदीय लोकतंत्र में किस तरह से दिखती है, आज इसका जीता जागता नमूना बिहार से देखने को मिला। एक ऐसा जनादेश जिसमें ऐसा लगा कि लोक के ऊपर तंत्र हावी हो गया है। आमतौर पर लोकतंत्र में तंत्र के ऊपर लोक भावना हावी होती है, लेकिन ठीक उल्टा नजारा दिखा। अब कई लोग बिहार के इस प्रचंड जनादेश को 10,000 वाली स्कीम से जोड़कर देखते हैं। कई लोग इस प्रचंड जनादेश को किसी प्रकार के राहुल गांधी के जो आरोप है उन आरोपों के आईने में देखते हैं, और कई लोग इस प्रचंड जनादेश को मौजूदा दौर में सत्ता और सिस्टम की ऐसी कारगुजारियों के रूप में देखते हैं जिन कारगुजारियों के तहत कभी एसआईआर सामने आता है तो कभी सीधे सीधे चुनाव प्रक्रिया सवालों के घेरे में खड़ी होती है। लेकिन हम फिलहाल इस जनादेश को जनादेश के नजरिए से ही देखते हैं, ज्ञानादेश के नजरिए से नहीं देखते। जनादेश के नजरिए से जब हम देखते हैं तब कई सारे ऐसे सवाल उठ खड़े होते हैं जिन सवालों के आईने में यदि बिहार की परिस्थितियों को पढ़ने की कोशिश की जाए तो साफ साफ जाहिर होता है कि माहौल तो 2020 वाला था, लेकिन जनादेश 2010 वाला कैसे आ गया। 2010 में नीतीश कुमार के लिए प्रो इनकम्बेंसी थी। उनके 5 साल के कार्यकाल पर बिहार की जनता चुनाव के पहले भी ऐसा लग रहा था कि सार्वजनिक रूप से मुहर लगा रही थी, लेकिन 2020 में जब नीतीश कुमार बिहार में बदलाव के दौर से, संक्रमण काल से और चिराग मॉडल की परिस्थितियों से गुजरने वाली पार्टी के नेता बनकर सामने आए थे, उस परिस्थिति में ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया कि नीतीश कुमार की सत्ता की स्टेपनी नीतीश कुमार से ज्यादा बड़े विधायक दल के साथ सामने आ गई। आज के जनादेश को देखकर यही लगता है, कम से कम जो नंबर अभी दिखाई दे रहे हैं उन नंबर्स को देख करके यही लगता है कि बैलेंसिंग एक्ट में ओवैसी की पार्टी सामने आ गई है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम बैलेंसिंग एक्ट में आ गई है, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने से रोकने की परिस्थितियों के बीच में आकर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी, लगभग 150 सीटें, 288 में लगभग 150 सीटें, और जीती कितनी? 132 सीटें, यानी 85% से ज्यादा। लेकिन बिहार में तो यह आंकड़ा 90% तक पहुंच गया। आखिर ये कैसे होता है? किसी भी राज्य में, खासकर महाराष्ट्र और बिहार की परिस्थितियों को देखें, जहां भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 90% होता है, 85% होता है, वही सहयोगी दल का स्ट्राइक रेट चाहे कितना भी अच्छा हो वो बीजेपी से नीचे होता है। आखिर ये कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत चुनाव की पूरी प्रक्रिया कई लोगों की नजर में, राहुल गांधी की नजर में, कांग्रेस की नजर में और विपक्ष के कई दलों की नजर में सवालों के घेरे में आती है। सवालों के घेरे में सिस्टम जरूर आता है, लेकिन इस सिस्टम के आईने में आखिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कैसे बैलेंसिंग एक्ट में खड़ी हो गई है, बिहार की सत्ता का संतुलन साध रही है, जरा इसको देखने की कोशिश करें तो अभी तक जो आंकड़े हमारे सामने उपलब्ध हैं उन आंकड़ों के मुताबिक एनडीए गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर जो बाकी पार्टियां हैं जो 142 सीटें लड़ रही थी वो 117 से 118 सीटों पर झूलती हुई दिखाई दे रही है। 119 भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल 117 से 118 सीटों पर दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की विधायक दल के आंकड़े को जो 83-84 पर दिखाई दे रहा है उसे महागठबंधन के मौजूदा आंकड़े से जोड़ने की कोशिश करें तो वो भी 118-119 पर दिखाई दे रहा है। यानी दोनों तरफ पलड़ा बराबर है। एक सीट बसपा के पास जरूर है, एक सीट आईपी गुप्ता के पास जरूर है जो फिलहाल महागठबंधन में है, लेकिन उन दोनों की सीटों को हम छोड़ दें कोई निर्दलीय नहीं है। तो जब दोनों तरफ 118 की परिस्थितियां खड़ी है, एक विधायक बसपा के, एक विधायक आईपी गुप्ता की पार्टी के, स्वयं आईपी गुप्ता दिखाई दे रहे हैं, तो 243 की विधानसभा में 118 को 133 तक कौन पहुंचा रहा है? 123 तक, यानी बहुमत के आंकड़े 122 से ऊपर लेकर कौन जा रहा है?
असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं। और ये बात इसलिए कहने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव जरूर लड़ा गया, उनके नेतृत्व में जरूर लड़ा गया, नीतीश कुमार के 20 साल के कामकाज पर वोट जरूर मांगे गए, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया। और जब नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया, इसके बावजूद इतना बड़ा मैंडेट कैसे आ गया? 205 से 207-8 के बीच में सीटें कहां से आ रही है? ये सवाल मौजूदा दौर में लोकतंत्र के आईने में यदि देखने की कोशिश करें तो जनमत को इस तरह से इतने बड़े मैंडेट के साथ देखने की प्रक्रिया इस देश के अंदर गठबंधन की सियासत के दौर में देखी नहीं गई थी, लेकिन ये देखना पड़ रहा है। और मौजूदा दौर में आप देखें, खासकर 2014 के बाद और उसमें भी 2019 के बाद की परिस्थितियों को देखें तो इक्का दुक्का कर्नाटक जैसे अपवाद को छोड़ दे तो साफ जाहिर होता है कि जिसकी सत्ता केंद्र में है, जिसका सिस्टम केंद्र में है, वही अपने पक्ष में ज्यादातर जनादेश ले रहा है। बंगाल के अंदर किस तरह से चुनाव हुआ, किन परिस्थितियों में चुनाव हुआ और किस तरह से टीएमसी ने तैयारी की, अब लगता है कि इस बार क्या उन तैयारियों को भी सिस्टम के सहारे धूल धूसरित कर दिया जाएगा। जब इन सारी परिस्थितियों की हम चर्चा कर रहे हैं तो आखिर चुनाव आयोग के ऊपर जो बिल लाया गया, इलेक्शन कमिश्नर के, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित जो बिल मोदी सरकार लेकर के आई, पिछले वर्ष ही लेकर के आई थी, उस बिल को यदि देखने की कोशिश करें, कई बातें साफ हो जाती है। एक तो पहले से मामला चला आ रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया तो जजों की तरह है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों के अधिकार जब मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर है तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया समान क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि सिस्टम का चाबुक संवैधानिक संस्था के ऊपर चलाया जा सके। और दूसरा मामला जो बेहद संगीन मामला है, वो मामला यह है कि चुनाव आयुक्तों के ऊपर, जो त्रिमूर्ति चुनाव आयोग में बैठती है, उस चुनाव आयोग के ऊपर रिटायरमेंट के बाद भी उनके ऊपर किसी भी तरह का उनके कार्यकाल से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद को लेकर के कोई न्यायिक गतिविधि या कोई जांच नहीं कराई जा सकती। ये कौन सा कानून है? राष्ट्रपति जब तक पद पर हैं, उन्हें फौजदारी मामलों यानी क्रिमिनल केसेज उन पर नहीं चलाए जा सकते, लेकिन पद से हटने के बाद राष्ट्रपति पर चलाए जा सकते हैं। फिर इस तरह का सिस्टम क्यों बनाया गया? बिहार के चुनाव के नतीजों को देखें तो जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। सवाल मैं नहीं उठा रहा, सवाल बिहार के अंदर इस तरह के मैंडेट को देखने के आदी नहीं रहे लोगों के द्वारा एक स्वतः उठ रहा है कि आखिर 80% जनादेश आता कैसे है? किसी एक पार्टी के पक्ष में 3/4 से ज्यादा विधायक जीत कर आते कैसे हैं? जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर लड़ी, 84 जीतती हुई दिखाई दे रही है, 83 या 84। भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर लड़ी, वो 89 से 90, 91 यानी 89 से 91 के बीच में झूलती हुई दिखाई दे रही है। चिराग पासवान की पार्टी 28 सीटों पर लड़ी, 28 में वो 19 से 21 के बीच दिखाई दे रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, 6 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी 5 सीटों पर जीतती दिखाई दे रही है। और इससे ठीक अलग जाकर के यदि हम देखने की कोशिश करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, 4 पर चुनाव जीतती या आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके ठीक उलट इंडिया गठबंधन को देखें, महागठबंधन जिसे कहते हैं, तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी। अब जरा उस गठबंधन की परिस्थितियों को हम देखने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें, उन हालातों को भांपने की कोशिश करें, तो वहां 144 सीटें, 143 सीटें लड़ने के बावजूद क्या राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ 25 सीटें जीतेगी? जिसके पास 32% का बेस वोट हो, वो 25 सीटों पर सिमट जाए, क्या इस बात को आसानी से पचाया जा सकता है? लोकतंत्र का चमत्कार है, स्वीकार करना चाहिए। MY समीकरण के बूते खड़ी हुई पार्टी 25 सीटों पर सिमट जाए, कोई वैसी लहर भी नहीं हो 2010 जैसी। और 2010 में तो MY समीकरण ही टूटा हुआ था क्योंकि नीतीश कुमार के साथ अल्पसंख्यक मतदाता बड़ी संख्या में थे। आज भला कौन सी परिस्थितियां थी? न तो प्रचंड चुनावी हिंदुत्व का कोई वेग चल रहा था और न ही सत्ता के समर्थन में कोई इतनी बड़ी प्रो इनकम्बेंसी चलती हुई किसी ने देखी। आखिर ये वोट आए कहां से? राष्ट्रीय जनता दल के लिए आत्मविश्लेषण का समय है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल की
तपस्या में ही तो कोई कमी नहीं रह गई। हो सकता है कि राजद की तपस्या में उसी तरह से कमी रह गई हो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या में तीनों किसानों के विवादास्पद बिलों को लेकर कमी रह गई थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने उद्गार में उन तीनों किसान कानूनों को वापस लेते वक्त व्यक्त किया था कि उनकी तपस्या में ही कोई कमी रह गई। शायद राजद की तपस्या में कोई कमी रह गई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो तकरीबन 58 या 59 सीटों पर चुनाव लड़ी और वो महज 6 सीटों पर सिमट रही है। उप मुख्यमंत्री जिद पर अड़े हुए थे कि उप मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। मुकेश सहनी की पार्टी नील बटा सन्नाटा की स्थिति में है। आखिर मुकेश सहनी की पार्टी किस तरह की परिस्थितियों में चुनाव लड़ रही थी? कैसे मुकेश सहनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे? एक प्रचार उनका मोतिहारी में भी हुआ। एक कैंडिडेट जो जीतता हुआ दिखाई दे रहा था, उस जीतते हुए कैंडिडेट की सभा में जाके ये कहना कि ये मोतिहारी का हीरो है, कोई बोलता ही रहे। अगर इसका हिंदी तर्जुमा करें तो ये कैंडिडेट मोतिहारी का हीरो है, कोई बोलेगा इसके सामने। इस तरह की बातें जनता के बीच जब मुकेश सहनी कह रहे थे, तो क्या एक कैंडिडेट के लिए कि हवा वो खराब कर रहे थे या पूरे जिले की चुनावी हवा खराब कर रहे थे? खैर, एक जिले से पूरे राज्य का नतीजा तय नहीं किया जा सकता, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी दर्जन भर सीटों पर लड़कर पूरी तरह से सिमटती हुई दिखाई दी। तो क्या यह आत्मविश्लेषण का वक्त महागठबंधन के लिए नहीं है? इसके साथ साथ आईपी गुप्ता कभी आगे कभी पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहरसा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कड़े मुकाबले में फंसे हुए। हो सकता है कि जिस वक्त हम अभी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, शायद उनका नतीजा भी आ गया हो कि वो जीते या हारे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो तकरीबन 15-16 सीटें लड़ रही थी, सीमांचल में एक बार फिर 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। पहले भी वो 5 सीटें जीती थी और उन्हीं की 5 सीटों से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने यदि विपक्ष के साथ सरकार बनाने की ठान ली तो असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक ही बहुमत के आंकड़े का फैसला करेंगे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने से रोकना मुश्किल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दिल्ली की सत्ता के समीकरणों में जेडीयू के 84 विधायक जीत कर आने के बाद जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जेडीयू के दर्जन भर सांसदों में टूट फूट कराने की कोई भी कोशिश, किसी भी तरह से दल बदल कराने की कोशिशों को अब बहुत कामयाबी फिलहाल मिलती हुई दिखाई नहीं देती। ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है, क्या नीतीश कुमार को कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और फिर उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी में उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरह कोई ऑपरेशन लोटस किया जाएगा? लेकिन याद रखिए, नीतीश कुमार को अगर फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है, अगर वो मुख्यमंत्री एनडीए की तरफ से बनते हैं, उस परिस्थिति में क्या लोक जनशक्ति पार्टी जो 18 या 19 विधायक जिसके जीत कर आ रहे हैं, क्या उसके 2/3 विधायकों को तोड़ लेना नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल काम है क्या? याद रखिए, अगर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, अगर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में कदम आगे नहीं बढ़ाया, तो लोक जनशक्ति पार्टी के विधायकों पर नीतीश कुमार की नजर स्वाभाविक है, क्योंकि लालू यादव की तरफ से अब नीतीश कुमार को सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यही सहयोग अगर 2023-24 में उस तरह से दिया गया होता जिसकी शिद्दत आज महसूस की जा रही है, और उस वक्त नीतीश कुमार अधीर नहीं हुए होते इंडिया गठबंधन की परिस्थितियों को लेकर, तो न तो 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता आती और ना ही आज जो नौबत बिहार में पैदा हुई है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की भी सोच सकती है, वो नौबत भी शायद पैदा नहीं होती। सत्ता और सिस्टम के ऊपर हावी होने के लिए कहीं ना कहीं परिस्थितियों को निर्मित करना पड़ता है, और जब 43 विधायकों के साथ एक ऐसी सत्ता के साथ सवारी करने की नीतीश कुमार ने सोची जहां सिस्टम के ऊपर कब्जा करना ही, तंत्र को हावी होना ही या हावी होने देना ही सत्ता को सुचारू रूप से चलाने का या अपनी मनमर्जी से चलाने का एक पहला और सबसे पूर्व नियोजित माध्यम बन जाता हो, तो फिर उसके बाद नीतीश कुमार इसी गति को प्राप्त होते जो आज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बिहार की राजनीति मंडल की सियासत से निकलकर कमंडल की राजनीति में चली जाएगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में जाति जनगणना हुई। जाति जनगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी 90 विधायक जिता कर ले आएगी, यह भला किसने सोचा था?
ये किसने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी जो इसके पूर्व में अधिकतम 90 की संख्या पर पहुंची हो, वो फिर 90 विधायक जिताकर जाति जनगणना के बाद ले आए, तो ये नीतीश कुमार के कंधे की सवारी कर और फिर नीतीश कुमार को इस्तेमाल कर अपने हिसाब से राजनीतिक तौर पर किनारे लगाने की एक सुनियोजित साजिश के तहत ही ये पूरी प्रक्रिया इस ढंग से चलाई गई, जिसमें पहले तो बराबर की सीटों पर लड़ने को मजबूर किया गया। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार कर भी क्या सकते थे। लालू यादव के परिवार की, उनकी पार्टी की सियासत और आज का चुनावी नतीजा उस तरफ भी इशारा करता है कि जब कांग्रेस पार्टी ने राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ठीक है वो आज चुनाव हारे, लेकिन राजेश राम कहीं ना कहीं एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। अगर मुकेश सहनी की जगह राजेश राम को डिप्टी सीएम डिक्लेयर किया जाता और वाकई ये चुनाव साफ सुथरा और स्वतंत्र चुनाव यदि इसे माना जाए, तो परिस्थितियां आज से भिन्न होती। खराब हालत में भी जो महागठबंधन की सीटें 34-35 दिखाई दे रही है, वो महागठबंधन की सीटें 60-65 से कम नहीं होती। लेकिन उस वक्त क्या चल रहा था? फ्रेंडली फाइट, सीटों का मामला, सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कराना। सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कराया जाता तो क्या इससे खराब नतीजे आते? अगर तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट नहीं बनते, तब भी बिहार विधानसभा में 60% सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। 40% में ही तमाम सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे थे। तो जो पार्टी 60% सीटें खुद चुनाव लड़ रही हो, उसे सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करवाने की क्या जरूरत थी? और सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करवाने से कौन सा चुनावी फायदा हो गया? राष्ट्रीय जनता दल की स्ट्रेटजी भी इस चुनाव में पूरी तरह से बिखरी हुई दिखाई दी। कई कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। कांग्रेस पार्टी भी अध्यक्ष की जगह अध्यक्ष को रिमोट कंट्रोल से चलाने वाली व्यवस्था का शिकार हो गई, जिस अध्यक्ष के चेहरे के साथ बिहार के एक दूसरे सबसे बड़े जातीय समूह को और खासकर महादलित वर्ग को अपनी तरफ खींचने का मौका था, वो मौका गंवाते हुए अध्यक्ष को जहां वजीर बनाने की बात थी, जहां चेहरा बनाने की बात थी, वहां प्यादा बनाकर चुनाव में पेश कर दिया गया। और अब होगा क्या? अब वही होगा कि बिहार कांग्रेस के 10 बड़े नेता जाकर दिल्ली में आलाकमान के सामने कहेंगे कि देखिए आपने कैसा अध्यक्ष बना दिया, वो खुद अपनी सीट हार गया। जबकि हकीकत यह है कि हार और जीत तो अपनी जगह है। बड़ी बात यह है कि अध्यक्ष के चेहरे के साथ जो ब्रांडिंग हुई थी, उस ब्रांडिंग करने की जरूरत थी, वो ब्रांडिंग करने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या महागठबंधन पूरी तरह से विफल रहा। यहां तो कोशिशें ये हो रही थी कि अध्यक्ष को विफल कैसे कराया जाए। उनकी सीट पर उनके गठबंधन के एक सहयोगी दल की तरफ से पहले माहौल बनाया गया कि ये नहीं, वो कैंडिडेट होंगे। तो अध्यक्ष खुद चुनाव हार गए कांग्रेस के। इसके बाद कांग्रेस में मैं आज आपको बता देता हूं वही होगा। अध्यक्ष को कहा जाएगा कि आप अपनी सीट नहीं बचा पाए, आप इस्तीफा दीजिए। मतलब एक दलित चेहरे पर एतबार किया गया, फिर उसके बाद कहा जाएगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। और अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद फिर कोई नया व्यक्ति लाया जाएगा और उस व्यक्ति को माना जाएगा कि एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक देगा और इस एंटीबायोटिक से कांग्रेस बिहार में जिंदा हो जाएगी। हकीकत यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में राजेश राम को यदि कांग्रेस पार्टी ने हटाने का फैसला लिया, व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि इससे बड़ा आत्मघाती कदम नहीं हो सकता। राजेश राम को ताकत देनी होगी, राजेश राम के चेहरे की ब्रांडिंग करनी होगी और तेजस्वी यादव के लिए बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई, हर घर नौकरी, रोजगार, एक तरफ जो एनडीए कर रहा है वही काम वो 10,000 दिए तो हम 30,000 देंगे। यही काम तो तेजस्वी यादव के पिताजी ने 2010 में भी किया था कि नीतीश कुमार साइकिल दिए तो हम स्कूटी देंगे। तो क्या उससे नतीजा पलट गया था? वही नतीजा आया जो आज आया है राजद के लिए। तब 22 सीटें आई थी, अभी 3-4 ज्यादा दिख रही है। इस तरह से चुनाव लड़ने वाली प्रवृत्ति, जहां अपना नैरेटिव, अपना एजेंडा रखने की बजाय सामने वाले के एजेंडा का उसको पीछा करते हुए चुनाव लड़ने की रणनीतियों का क्या अंजाम होता है, यही हुआ। बात यदि कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? राहुल गांधी ने बहुत सफल यात्रा की, जनमत बनाया। उसके बाद बिहार में चुनाव घोषित होने तक न तो राहुल गांधी दिखे, न ही कांग्रेस पार्टी दिखी और न ही महागठबंधन ने उस मुद्दे को लगातार निरंतरता में, कंटिन्यूटी में बनाए रखने की कोई कोशिशें की। मुद्दा ऐसी चीज है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। भले ही भाजपा के मुद्दों से आप सहमत ना हो, लेकिन भाजपा को
नफरत की बुनियाद पर खड़े किए गए चुनावी हिंदुत्व को ही सही, भले ही जिससे हम सहमत ना होते हो, उस चुनावी हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए सिर्फ राम मंदिर तक वो सीमित नहीं रहती। कभी उसमें लव जिहाद का समावेश होता है, कभी किसी और मुद्दे का समावेश होता है, कभी किसी और मुद्दे का, कभी कांवड़ यात्रा का, कभी दुकान पर नाम लिखने का, कुछ ना कुछ काम वो करती रहती है। राहुल गांधी ने जो यात्रा की, उसके बाद बिहार में क्या हुआ? उसके बाद बिहार में महागठबंधन की सिर्फ फुटअव्वल दिखाई दी सीट शेयरिंग के मामले में, सीएम कैंडिडेट के मामले में। और एक नेता जिनका मैंने जिक्र किया, मुकेश सहनी, वो तो जिद ठान कर बैठे हुए थे कि उन्हें डिप्टी सीएम कैंडिडेट जब तक डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक वो महागठबंधन में रहेंगे ही नहीं। आज डिप्टी सीएम छोड़िए, एक विधायक तक उनकी पार्टी के जीत कर सामने नहीं आया। तो इस तरह से बिहार में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था। रही बात नीतीश कुमार की पार्टी की, तो उस पार्टी का क्या हश्र हुआ है। बड़ी जीत के बाद लगभग दोगुनी हो गई उनके विधायकों की संख्या, लेकिन उनसे बड़ी लकीर भारतीय जनता पार्टी ने जो खींची है, भले ही वो हमें न पच रही हो, आपको न पच रही हो, बिहार के माहौल को देखते हुए कोई ये भरोसा करने को तैयार नहीं हो रहा कि 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे गई। लेकिन जैसे भी सही, जीती तो सही। और राहुल गांधी वाकई यदि वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या एक चुनाव के बहिष्कार का जोखिम नहीं ले सकते? क्या महागठबंधन एक चुनाव के बहिष्कार का किसी राज्य का जोखिम नहीं ले सकता? कई सारे सवाल हैं, मुद्दा उठाते रह जाएंगे। इस सरकार में कोई न्याय मिलने की गुंजाइश छोड़ दीजिए। क्या हुआ? बहुत सारे मुद्दे उठे। चंद्रचूड़ के जमाने में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा 18 से उठता उठता 2024 आ गया, तब जाकर उस मुद्दे का निदान निकलता हुआ नजर आया। तब तक एक लोकसभा और कई विधानसभा चुनाव के चुनाव निपट गए थे। तो लोकतंत्र की चक्की धीमी पीसती है लेकिन महीन पीसती है। इस सिद्धांत पर अमल यदि मौजूदा दौर में गुजरात लॉबी की सत्ता के दौर में करने की कोशिश होगी, तो जो हाल कांग्रेस पार्टी का अभी हो रहा है, जो हाल विपक्ष का अभी हो रहा है, कमोबेश वही स्थितियां नीतीश कुमार की भी हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार क्या आप सबक लेने की भी स्थिति में है? ये नीतीश कुमार की किस्मत कहे कि असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक जीत कर आ गए। पिछली बार भी वो विधायक बड़े काम के थे, बहुत काम के थे। जब भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी, मुकेश सहनी की वीआईपी के विधायकों को अपने साथ मर्ज कराकर, उसके बाद नीतीश कुमार ने, कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने ही एमआईएम के विधायकों को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने का प्रबंध किया और एमआईएम से निकलकर उनके विधायक राजद में गए और राजद फिर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। तब जाकर नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आने का, इंडिया गठबंधन बनाने की परिस्थितियों को निर्मित करने का वो सपना पूरा हुआ था। आज की तारीख में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नीतीश कुमार कैसे बनेंगे? स्वाभाविक है कि जब लोजपा टूटेगी तभी बनेंगे, अन्यथा वो नहीं बन सकते। ये करीब करीब तय है कि बिना लोक जनशक्ति पार्टी के टूटे नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन सकते। लेकिन नीतीश कुमार लोजपा को तोड़ेंगे तभी, उनके विधायक नीतीश कुमार के साथ जाएंगे तभी, अपनी पार्टी छोड़कर, जब नीतीश कुमार के हाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी आएगी। क्या वो कुर्सी आ रही है? आज मैंने विनोद तावड़े का बयान देखा है, जो बिहार भाजपा प्रभारी है। वो कह रहे हैं 5 दल मिलकर मुख्यमंत्री का फैसला लेंगे। अब 5 दल मिलकर मुख्यमंत्री का फैसला लेंगे या 4 दल मिलकर ही मुख्यमंत्री का फैसला लेंगे? राजभवन पर सारी निगाहें होंगी। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी क्या फैसले करती है? क्या नीतीश कुमार के 12 सांसदों का रिस्क लेने को तैयार है या नीतीश कुमार के 12 सांसदों का रिस्क लेने को तैयार नहीं है? इसी पर बिहार के अगले मुख्यमंत्री का फैसला होने जा रहा है। देखते जाइए परिस्थितियां किधर जाती हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।